Hello everyone, welcome to the cellular jail, also known as Kala Pani, a place of deep history and sacrifice. Built during British rule, this jail was home of brave freedom fighters who fought for India's independence. Today, it stands as a symbol of their courage and struggle. Join me as we explore its walls and uncover the stories it holds. Let's dive into history together. का बेस है ओरिजिनल है, नीचे का पूरा प्लेटफॉर्म ओरिजिनल है, रस्सी बदल दिया। 3 लोगों को इकट्ठा फांसी दे सके ऐसा व्यवस्था भी था। ऊपर लेफ्ट साइड में एक लोहे का लीवर है, वो लीवर खींचेगा, प्लेटफॉर्म नीचे को खुलेगा। नीचे 8 फीट गहरा कमरा है, कैदी झूल जाता था, डेथ हो जाता था। बॉडी नीचे से कलेक्ट करके बाहर लाएंगे, पीछे एक लोहे का गेट है, उस गेट से बॉडी बाहर ले जाते थे। लेकिन सेल्फर जेल के फांसी घर में किसी पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर को फांसी दिया गया ऐसा हमारे पास में कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि फांसी देने के लिए किसी को भी अंडमान नहीं लाते थे। इंडिया में जेल थे, वहीं पे फांसी देते थे। अंडमान जो क्रांतिकारी आते थे, ज्यादातर आते थे आजीवन कारावास वाले क्रांतिकारी, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट। फिर आने के बाद में पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स का टॉर्चर में डेथ हुआ था, बीमारी से डेथ हुआ था, फोर्स फीडिंग जबरदस्ती खाना खिलाना, उसमें भी डेथ हुआ था। और एक सिंगल सुसाइड केस भी था इंदु भूषण रॉय जी का। तो जबरदस्ती खाना तब खिलाते थे जब क्रांतिकारी भूख हड़ताल करते थे। उनका भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए पहले मुंह से खिलाते थे, खा नहीं रहा तो हाथ पांव बांध करके जबरन नाक से ट्यूब डाल करके पंप के द्वारा लिक्विड पिलाया जाता था, चावल का मांड और दूध। अब उस वजह से जो है 10 दिन के भीतर में 3 क्रांतिकारियों का डेथ हुआ था 1933 में। नाम था महावीर सिंह, मोहित मोइत्रा और मोहन किशोर नामदास जी। यहाँ फांसी उन्हीं को दिया जो अंडमान आने के बाद फिर से यहाँ पे किसी ब्रिटिश अधिकारी को मारा हो, सिपाही को मारा हो या जेल तोड़ करके भागने की कोशिश की, उनके ऊपर फिर केस चलेगा, उसके बाद फैसला होगा फांसी दो, तब यहाँ पे फांसी देते थे। तो सेलुलर जेल के फांसी घर में कितने लोगों को फांसी दिया गया इसका कोई रिकॉर्ड है। पहले लोग ऊपर चढ़ेंगे, रास्ते वगैरह देखेंगे, फिर नीचे को उतरेंगे। नीचे का जो 8 फीट कमरा है वो आप लोग बाहर से देखें, एक छोटा सा रूम है, सभी लोग अंदर चलाते हैं, काफी भीड़ हो जाते हैं, सफोकेशन वाला जगह है। तो नीचे का कमरा बाहर से देखना, केवल एक रूम है, बाहर से देखिए। सामने जो मैंगो का ट्री है सभी वहीं पे असेंबल होगा, नेक्स्ट एक्सप्लेन वहीं पे होगा। सभी लोग ध्यान से फांसी का चले। नीचे का कमरा बाहर से देखें, ऊपर चले। This is the execution room where 3 people could be hanged at the same time. Below that room is a lower chamber where the bodies would hang after the execution. अंग्रेजों ने अलग करके रखा था। इस कमरे को बोलते हैं तिरस्कृत कोठरी, कंडेम्ड सेल। फांसी पाने वाले प्रिजनर को रखने के लिए वो कमरा है, और उनको तब तक वहां पे ठहराते थे जब तक उनका डेट फिक्स नहीं होता। जिस दिन फांसी का डेट फिक्स हो गया, पीछे छोटा सा व्हाइट कलर का चबूतरा है, सवेरे वहीं पे लाते थे, बिठा करके स्नान करवाते थे, रिलीजन के हिसाब से प्रेयर करवाते थे, आखिरी इच्छा पूछा जाता था, उसके बाद इनको फांसी पे चढ़ाते थे। और इस जेल का नाम सेलुलर जेल किस वजह से रखा गया? कोई भी जो जेल होता है उसमें कैटेगरीज रहता है, डॉर्मेटरी, 8-10 लोगों को रखने जैसा सेल होगा, अंडा सेल जैसा सेल, हाइट कम वाला सेल, लाइट कम वाला सेल, टॉयलेट, बाथरूम, ऑफिस सब रहेगा। लेकिन सेलुलर जेल में किसी भी तरीके का कोई कैटेगरीज नहीं है, सभी इक्वल सिंगल सिंगल सेल्स है, और एक नहीं दो नहीं पूरे 693 सेल्स थे। सेल से ही इसका नाम सेलुलर रखा गया। जेल में रहने वाले फ्रीडम फाइटर्स के लिए टॉयलेट, बाथरूम, दिन भर बाहर काम करते थे, बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड है, कॉमन टॉयलेट बाथरूम भी था, यूज कर सकते थे। कुछ फ्रीडम फाइटर्स को कमरे में काम देते थे, अकेले काम करो, उनके लिए सिस्टम ये था दिन में 3 बार बाहर जा सकते थे टॉयलेट बाथरूम करने के लिए, लेकिन अपने समय से नहीं, अंग्रेजों का जो निर्धारित समय उसमें ही जाना है। और शाम 6 बजे से सवेरे से सभी रहेंगे लॉकअप में बंद, अंदर में कोई टॉयलेट नहीं, सभी को मिलेगा मिट्टी का पॉट, अब जो करो पॉट में करो, रात भर बदबू में रहो, अगले दिन स्वीपर साफ करके बाहर। खाना खाने के लिए सभी को लोहे का प्लेट मिलता था, उसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी उतना ही देते थे कि जिंदा रहे, पेट भरने के लिए नहीं। चावल में कंकड़, सब्जी में रेत, दाल में कीड़े, साफ सफाई वाला खाना नहीं। ड्रिंकिंग वाटर दिन में 2 बार ही मिलता था, वो भी क्लीन वाटर नहीं। तो नाइट में कोई लाइट भी नहीं था, डार्क रूम में रहते थे। हरिकन लैंप हाथ में लिए सिक्योरिटी गार्ड घूमता रहता था। सोने के लिए सभी को लकड़ी का बेड मिलता था, बेड का चौड़ाई इतना रहेगा, हाइट होगा इतना, लंबाई करीब 6.5 फीट, एक बेड और एक कंबल सभी को मिलता था। इसके बाद अपने ग्रुप वाले फैक्ट्री में चलेंगे जहाँ पे नारियल तेल निकालने का सिस्टम बताएंगे। अंदर नीचे देख करके ध्यान। तो
ये जो वर्कशेड है इस बिल्डिंग के लिए, इस बिल्डिंग में जो फ्रीडम फाइटर रहते थे उनमें से कुछ फ्रीडम फाइटर वर्कशेड में काम करते थे, कुछ फ्रीडम फाइटर सेल के अंदर और कुछ फ्रीडम फाइटर जेल के बाहर भी काम करते थे। बाहर का काम था जंगल साफ करना, सड़कें बनाना, ईंट बनाना, पत्थर तोड़ना, मकान बनाना। सेल के अंदर काम होगा नारियल के छिलके से रस्सी बनाने का काम होगा या केन वर्क बेंच का कुर्सी बनाने का काम। मेन काम यहीं पे होता था, कोकोनट ऑयल निकालो या मस्टर्ड ऑयल निकालो। फिर बाहर का जो काम था उसका कोटा फिक्स नहीं था, अंधेरा होने से पहले जेल में वापस भी आना है। लेकिन जेल में जो काम दिया जाता था इसका कोटा फिक्स था, कंप्लीट ना करे तो सजा भी मिलता था। ये बड़ा वर्कशेड था, अब इसे मॉडिफाई करके आधे में फोटो गैलरी बना दिया, सब कुछ बदल दिया। जगह है ओरिजिनल, ये ओरिजिनल कोलू है वहीं पे है। ऐसे बहुत सारे थे, एक ही बचा है। नारियल का सूखा हुआ खोपरा उसके अंदर भरेगा, साइड में तो वजन लगा देगा, वजन बच्चे को अंदर वजन लगेगा साइड में, तो इसमें वजन टाइट हो जाएगा, प्रेशर इसमें चला जाएगा, ठीक से घूमेगा। जब ये घुमाता है बीच वाला ठीक से घूमता रहेगा, नारियल पिसता रहेगा। अंदर एक पाइप होता था, गड्ढे में रखेंगे बर्तन, तेल उसमें इकट्ठा होता रहेगा। एक फ्रीडम फाइटर को एक दिन में 30 पाउंड नारियल तेल निकालना पड़ता था, लगभग 15 किलोग्राम के करीब। मस्टर्ड ऑयल निकालने देंगे तो 10 पाउंड पर डे, लगभग 5 किलोग्राम के करीब, जो दिन भर में बैल भी नहीं निकाल पाते थे। जब बैल नहीं निकाल पाते थे दिन भर में इतना तेल इंसान कहां से निकाल पाएगा। कुछ फ्रीडम फाइटर कोल्हू चलाते चलाते थक जाते थे और कुछ चलाने से इनकार करते थे, तब अंग्रेज उनका हाथ पकड़ करके जबरन इस पाइप के साथ रस्से से बांधते थे। जब वो नहीं चला पाते थे पीछे से मारते थे चाबुक। काफी फ्रीडम फाइटर ये काम करने के बाद बीमार पड़ जाते थे, कुछ का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था तो कुछ का डेथ भी हो जाता था। इसका पूरा वजन है 150 किलो, 150 किलो। सेलुलर जेल में 1909 से 1938, 1909 से 1938, 30 साल के अंदर लगभग 650 के करीब पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स भेजे गए थे। नॉर्मल क्रिमिनल बहुत सारे थे, और जो फ्रीडम फाइटर्स भेजे गए थे उनका लिस्ट लगा है सेंट्रल टावर में। जब आप लोग क्रांतिकारियों का नाम पढ़ेंगे उसमें अननोन फ्रीडम फाइटर ही ज्यादा मिलेगा, पहचाना नाम कुछ कम ही होगा। कुछ फ्रीडम फाइटर्स का नाम जो इस जेल में रहे थे: विनायक दामोदर सावरकर जी, बटुकेश्वर दत्त, उल्लासकर दत्त, पृथ्वी सिंह आजाद, जयदेव कपूर, त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती, बरिंद्र कुमार घोष, लोकनाथ बाल, हरे कृष्ण कोनार, बाबा भान सिंह, पंडित राम रक्का बाली, इंदुभूषण रॉय, हाई परमानंद, सचिंद्रनाथ सानियाल, विश्वनाथ माथुर, बंकिम चक्रवर्ती, उपेंद्रनाथ बनर्जी, बाबूराम हरी, नैनी गोपाल दास, गोपेन रॉय, बिनोय लश्कर, अली अहमद सिद्दीकी, हरबंधु समझधर धनवंतरी, कोटैया कोरा बाबू, पांडु पाडल बोनांगी, सन्यासయ్య गोलीविल्ली, सन्यासी कुंजट्टी, सत्यनारायण राजू, वीरయ్య दुरट्टगी, प्रतिवादी भयंकर वेंकटेश्वरम, सचितानंद शिवम, कुमुदिनी घोष, सरोजिनी गुहा, कामिनी डे, प्रफुल्ल कुमार विश्वास, अभनि रंजन घोष, नगेंद्रनाथ मुस्तफी, अब्दुल कादिर चौधरी, बंगेश्वर रॉय, सनातन रॉय, दाजी नारायण जोशी, गणेश दामोदर सावरकर, बाबा मंगल सिंह, बाबा शेर सिंह, बाबा ज्वाला सिंह, बाबा अमर सिंह, बाबा बिशन सिंह, बाबा छत्तर सिंह, बाबा चूहर सिंह, बाबा गुरमुख सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, बाबा वसावा सिंह, बाबा हजारा सिंह, बाबा हरनाम सिंह, बाबा इंदर सिंह, बाबा हृदयरा, बाबा कृपाल सिंह, बाबा मुंशा सिंह, प्रभाकर बिरुनी, हेमचंद्र बख्शी, ज्योतिर्मय रॉय, श्याम कृष्ण अग्रवाल, श्याम चरण भरद्वाज, ऋषिकेश दत्ता, ऋषिकेश घोष, मनोरंजन बनर्जी, मनोरंजन चौधरी, निखिल रंजन गुहा रॉय, कार्तिक चंद्र डेदास, सुशील कुमार बनर्जी, सुशील कुमार चक्रवर्ती, अभय पद मुखर्जी, बाबा लाल सिंह, बाबा काला सिंह, बाबा सोहन सिंह, बाबा इत्तर सिंह, बाबा कपूर सिंह, गणेश घोष, जितेंद्र नाथ चक्रवर्ती और जितेंद्र नाथ दत्ता। ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी इस जेल में रहे थे। इसके आगे आप लोग फोटोग्राफी करके हम लोग वापस जाए बाहर। वो लेडीज नहीं, सभी जेंट्स का ही नाम, और भी लेडीज जैसा नाम, कामिनी डे, किरण डे, चंद्रिका सिंह, राधे, कुमुदिनी घोष, सरोजिनी गुहा, कामिनी डे, सब जेंट्स का ही नाम, कोई लेडी का नहीं। 84 देखो ये ऐसे नारियल इसमें फोड़ते थे, नारियल निकलता था तो नारियल को ऐसे घुमाते थे, तो नारियल के नीचे से इस करके नारियल के छिलके कूटना। तो पहले नारियल के छिलके को कूटेंगे, छिलका नरम होने के बाद उसके बाहरी छिलके को हटा देंगे, फिर अंदर का जो रेशा होगा उसे पानी में भिगोते थे, फिर जब नमी हो जाता था फिर इसे बाहर निकालेंगे, कोट कर धूप में सुखाकर एक छोटा सा मशीन उसको रोल किया जाएगा तो बनेगा रस्सी, नारियल के छिलके का रस्सी। अब रस्सी बनाने का काम किसी भी फ्रीडम फाइटर को देता था तो शाम तक उनको 4 पाउंड रस्से तैयार करना है, लगभग 2 किलोग्राम के करीब। शाम में अंग्रेज बैठते थे तौलने के लिए, जिनका 4 पाउंड हो गया पनिशमेंट नहीं, और जिनका 4 पाउंड हुआ नहीं उनको तो पनिशमेंट मिलेगा ही, और जिनका रस्सी गीला होता था उनको भी सजा मिलता था, सजा आगे। तो जो फ्रीडम फाइटर पहला बार अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे उनको 1 हफ्ते के लिए सेल के बाहर
दीवार में एक लोहे का रिंग लगा होगा, उसमें हथकड़ी में रखेंगे ऐसे, उसे बोलते हैं खड़ी हथकड़ी। एक दिन में 8 घंटा हथकड़ी में रखने के बाद अगला पनिशमेंट भी है, 2 दिन के लिए बोरे का बना हुआ ड्रेस पहनाते थे। वो पहने तो क्या होगा, गर्मी ज्यादा लगेगा, शरीर खुजलाता रहेगा। क्रांतिकारियों को यूनिफॉर्म पे मिलता था कुर्ता, हाफ पैंट, व्हाइट कैप, सभी के गले में होगा लोहे का रिंग, लोहे का प्लेट, आइडेंटिटी लिखा होता था, कितने साल से कितने साल का सजा दिया है, जेल का नंबर और कोर्ट से एक्ट कौन सा लगा। जब तक वो जेल में रहेंगे वो उनके गले में लगा रहेगा। और 3 तरह के पनिशमेंट फिटर्स भी हैं। पहला है चेन फिटर। चेन फिटर जिनको भी पहनाते थे सजा के तौर पर 1 साल, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, कमर में चेन है, पाँव में चेन है, लेकिन हाथ रहेगा फ्री, चल फिर सकता है, लेकिन चलते वक्त वजन भी रहेगा पाँव में। दूसरा है बार फिटर 6 मंथ, 6 महीने के लिए, चलते वक्त बार पकड़ करके चलो, काम करते वक्त छोड़ दो। और तीसरा है क्रॉस बार फिटर, हिंदी में बोलेंगे डंडा बेड़ी, 10 दिन के लिए है, दिक्कत उसी में ज्यादा है, पाँव के सेंटर में रॉड है तो पाँव डिस्टेंस में ही रहेगा। चपोटी से चल नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, तो हर क्रांतिकारी के पाँव में घाव भी हो जाता था, क्योंकि चलते वक्त रॉड उनके पाँव से खिसता जाता था। और जेल का सबसे सख्त पनिशमेंट, ये जो फ्रेम है ये नकली फ्रेम है, अंदर आपने जो फ्रेम देखा ओरिजिनल, उसे बोलते हैं फ्लॉगिंग फ्रेम, हिंदी में बोलेंगे टिकटिकी। फ्रीडम फाइटर को इसके ऊपर चढ़ाने के बाद पाँव को ब्लॉक करेंगे, कमर में बांधेंगे बेल्ट और हाथ में लगा देंगे हथकड़ी। मारते वक्त फ्रीडम फाइटर इधर उधर हिल भी न पाए। फिर एक पतला सा टॉवल गीला करके पहनाते थे बैक साइड में, और वहीं मारते थे चाबुक से, वहां मारे तो चमड़ी उधड़ जाता था और खून के फव्वारे निकल जाते थे। फिर वो क्रांतिकारी न बैठ सके न सो सके। फिर मारते वक्त बाकी फ्रीडम फाइटर्स को दिखाते थे कि किस तरह का पनिशमेंट इन्हें दे रहा है, ताकि बाकी के दिल में डर बैठे। और जो मारने वाला था वो भी इंडियन था। सेलुलर जेल में पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स भी आते थे, नॉर्मल क्रिमिनल्स भी आते थे, चोर, डाकू और लुटेरे। अब उनमें से जो हट्टा मुस्टंडा होता था, जो दिमाग से कम होता था, अत्याचारी ज्यादा, उनको अंग्रेज काम पे रखते थे। किसी को बनाते थे पेटी ऑफिसर, किसी को वार्डन, मारने वाला को जमादार। उनका ये फायदा होगा, खाना बढ़िया मिलेगा, मार खाने का भी जरूरत नहीं और हार्ड वर्क करने का भी जरूरत नहीं। इस जेल को अंग्रेजों ने बनाना शुरू किया था 1893 और कंप्लीट किया था 1906। 1906 में जेल तैयार हुआ, 13 साल लगे थे इसे बनाने में। वैसे अंग्रेजों का प्लान था जेल बनाने का 3 साल, उनका एस्टिमेट था 5,17,352 रुपीज का, लेकिन उस एस्टिमेट पे जेल नहीं बना था। इसलिए नहीं बना, ये बड़ा पहाड़ था, इसे काट करके मैदान बनाने में ही 3 साल लग गए और कंस्ट्रक्शन करने के लिए 10 साल लगे थे। इस वजह से खर्च बढ़ गया। 7,83,994 रुपीज टोटल में खर्च हुए और 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल किया गया। ब्रिक्स अंडमान में तैयार, बाकी मटेरियल बर्बाद। तो जब जेल बना साइकिल व्हील की तरह था, जिसमें टोटल 7 बिल्डिंग थे और कमरे थे 693 कमरे। एक कोठरी में एक क्रांतिकारी को ही रखते थे, अकेले रहेगा, मेंटली टॉर्चर होगा, बातचीत नहीं कर पाएगा, षड्यंत्र ना रचे। कोठरी का लंबाई 13.5 फीट, चौड़ाई 7.5, ऊंचाई 10 फीट और रोशनदान भी है पीछे की ओर 8 फीट ऊपर, ताकि क्रांतिकारी अंदर से बाहर देख न पाए। और हर बिल्डिंग को ऐसा बनाया है, एक बिल्डिंग का फ्रंट रखा है तो दूसरे का बैक है, ताकि दोनों बिल्डिंग्स के बीच कोई कम्युनिकेशन ना रहे, एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे, बात भी नहीं कर पाते थे। काम करने के लिए 7 में से 4 खंड के आगे कारखाना, वहां पे क्रांतिकारी नारियल तेल निकालते थे, हमने देखा। और बीच में सेंट्रल टावर दिए जो 7 बिल्डिंग को जोड़े रखता था। तो सेंट्रल टावर के टॉप पे रहता था सिंगल गार्ड, निगरानी करता था बाउंड्री वॉल। उनके अलावा 21 सेपरेट सिक्योरिटी गार्ड्स डे नाइट वॉच करते थे, हर फ्लोर पे गार्ड रहता था। तो पहला कमरा गार्ड का, उनका दरवाजा बड़ा है और क्रांतिकारियों का दरवाजा देखिएगा छोटा है। और दरवाजे का जो लॉक है, दरवाजे के लेफ्ट साइड काफी दूर है, हाथ में चाबी लग भी गया तो भी लॉक खोल ना पाएगा। और डोर के राइट साइड में छोटा डोर है जो खाना देने के लिए। अब हमारे पास 7 में से केवल 3 ब्लॉक ही बचे हैं, 1 है, 7 है, पीछे एक और है 6, बाकी 4 हिस्सा पूरी तरीके से टूट गया। अब 1941 अंडमान में भूकंप आया था, बड़ा भूकंप था, उसमें मेन हिस्सा टूट गया, वाच टावर का ऊपरी हिस्सा। उसके बाद 1942 से 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानियों का कब्जा रहा 3.5 साल। तो द्वीपों की सुरक्षा के लिए जापानियों ने काफी सारे बंकर्स बनाए थे अंडमान में, और उस बंकर्स को बनाने के लिए जेल का जो टूटा हुआ बिल्डिंग है उसमें से काफी ईंट निकाल लिया। फिर आजादी के काफी साल के बाद 1964 जेल का जो हिस्सा रहने लायक नहीं रहा था, खराब हो गया, उसे हटा करके वहां पे हॉस्पिटल बना दिया। छोटा हॉस्पिटल था, वो बनते बनते आज अंडमान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन गया। उस हॉस्पिटल का नाम रखा गया गोविंद बल्लभ पंत, जो यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे, उनके नाम पे रखा गया। और इस जेल को बनाने का जो इंजीनियर था उनका नाम था मैक्लेन, और इस जेल का अत्याचारी जेलर का नाम था डेविड बैरी। डेविड बैरी आयरलैंड के रहने वाले थे। उनका टाइम रहा अंडमान में 1905 से लेकर 1905 से 1919। उसके बाद उनका तबियत बिगड़ गया तो उनको शिप में चढ़ा करके कलकत्ता पहुंचा दिया। कलकत्ता पहुंचने के साथ ही डेविड बैरी का भी डेथ हो गया। तो इस वजह से उनके बारे में कहा जाता है, वतन परस्तों को अपने वतन से दूर रखने वाला खुद आखिरी घड़ी अपने वतन का मुंह न देख पाया। आगे Now we are heading to the main part of the cellular jail, the actual cells where the prisoners were kept.
These small rooms were meant to isolate them completely. Let's take a closer look at these cells and see where the freedom fighters spend their days. हाँ जी बोला जी। हाँ, इसके इसमें तो गाइड लास्ट पॉइंट है बताने का। उसके बाद क्योंकि ऊपर जगह नहीं मिलेगा बताने के लिए, हर जगह भीड़ रहेगा, तो सारा स्टोरी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे सेकंड फ्लोर पे। पहला कमरा गार्ड का, बाकी सारे एक ही जैसे कमरे। आखिरी कमरा है स्वतंत्र वीर सावरकर जी का। देखने के बाद वापस उसी रास्ते से लौटेंगे। बिल्डिंग से टावर जाने के लिए बीच में लकड़ी का कनेक्शन है। वो कनेक्शन भी अंग्रेजों के समय में टेम्परवरी था। जब अंग्रेज जाते थे टावर लकड़ी का प्लैंक डालते थे, बाद में उसको हटाते थे ताकि क्रांतिकारी कभी भी टावर न जा पाए। अब उसको हम लोगों ने परमानेंटली फिक्स कर दिया। 3 बिल्डिंग बच गया, 2 तो यहीं से दिख रहा है, इसके पीछे एक और है नंबर 6। बाकी 4 के जगह बड़ा हॉस्पिटल दिखेगा। सरकारी हॉस्पिटल है, सब कुछ वहां पर फ्री सर्विस है। दवा, खाना, ट्रीटमेंट, एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी सब फ्री है और सभी लोगों के लिए फ्री है। और वहीं पे क्रांतिकारियों का लिस्ट पे है। वो देखने के बाद 15 स्टेप लकड़ी का सीढ़ी है, थोड़ा छोटा बड़ा सीढ़ी रहेगा और ऊंचा सीढ़ी है, तो वहां चढ़ते समय ध्यान से चढ़ना। पहुंच जाएंगे सेंट्रल टावर के 3rd फ्लोर, समुद्र का नजारा देखने को मिलेगा। और जब जाएंगे ऊपर फोटोग्राफी करने के लिए, जिनके पास छोटे बच्चे का हाथ बिल्कुल ना छोड़े, खुला छत है, हाइट कम है, बच्चे लोग झांकते हैं तो गिरने का डर है। और बड़े लोग कोई भी साइड में बैठ करके फोटोग्राफी ना करे, डेंजर प्लेस है, बीच में रह के फोटोग्राफी करें। नजारा बढ़िया है। सामने छोटा सा आइलैंड दिखेगा जहाँ पे लाल कलर के मकान होंगे काफी सारे। पुराना नाम रॉस आइलैंड था, नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। अंग्रेजों का राजधानी था अंडमान का, पेरिस ऑफ ईस्ट कहा जाता था। इतना डेवलपमेंट था, अब सब कुछ वहां पे खराब हो गया। आज जब जाएंगे घूमने, टूटा हुआ खंडहर, कुछ बिल्डिंग को मेंटेन करके रखा है, फिर वहां पे हिरन है, मोर है, देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड यहाँ से जुड़ा हुआ लैंड है, जगह का नाम है लास्ट का नॉर्थ पे। वहां पे एक लाइट हाउस देखिएगा रेड एंड व्हाइट कलर का, वहां लोग जाते हैं पानी के नीचे एक्टिविटीज के लिए, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, सी वॉकिंग सब है। और 20 रुपए का जो पुराना नोट है लाल कलर का, उसके पीछे जो फोटो है लाइट हाउस और आइलैंड, वो नॉर्थ बे का ही फोटोग्राफी करके वापस लौटना है। सेलुलर जेल का इकलौता क्रांतिकारी जिन्होंने जेल के अंदर में सुसाइड किया, नाम था इंदुभूषण रॉय जी। इंदुभूषण रॉय जी ने 1912 में जेल के अंदर सुसाइड किया था। अलीपुर षड्यंत्र केस 1909, उस केस के अंतर्गत उनको अंडमान भेजा गया था। पढ़े लिखे फ्रीडम फाइटर थे, हार्ड वर्क का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ब्रिक्स बनवाने के लिए बाहर ले जाते थे, उनसे काम हो नहीं पाता था। जेल का काम तो इतना हार्ड कि बैल न कर पाए, तो हमेशा उनको सजा भी मिलता था और जेल अधिकारी उनका इंसल्ट भी करते थे, तो हो गया परेशान। तो क्या किया, अपना जो कपड़ा उसको फाड़ दिया, रस्से जैसा बना दिया, रोशनदान 8 फीट ऊपर है, उसी में झोल करके सुसाइड कर लिया। ऐसे वो क्रांतिकारी जेल में शहीद हो गए। दूसरा क्रांतिकारी नाम था पंडित राम रक्का बाली जी, ब्राह्मण थे। ब्राह्मण लोग पहनते ना जनेवर, अंग्रेजों ने कहा जेल के अंदर इसे पहनने को नहीं दिया जाएगा। उसके खिलाफ उन्होंने भूख हड़ताल की, उस भूख हड़ताल में वो भी शहीद हो गए। तीसरा क्रांतिकारी बाबा भान सिंह जी, पंजाब के रहने वाले थे। लाहौर षड्यंत्र केस 1915, उस केस के अंतर्गत उनको अंडमान भेजा गया था। गदर पार्टी वाले थे, थोड़े ओल्ड एज वाले क्रांतिकारी भी थे। तो जिस दिन जेलर का राउंड चल रहा था, उस दौरान जेलर के साथ उनका बातचीत हुआ, बातचीत जो बिगड़ गया, तो जेलर ने बाबा भान सिंह जी को गाली देना शुरू किया जोर जोर से। सारे फ्रीडम फाइटर सुन रहे थे कि बाबा भान सिंह जी को गाली मिल रहे, तो बदले में बाबा भान सिंह जी ने भी जेलर को गाली देना शुरू किया, उनसे भी ज्यादा जोर से। वो भी सारे क्रांतिकारी सुन रहे थे और जेलर भी देख रहा है कि सारे फ्रीडम फाइटर सुन रहे हैं, उसे गाली मिलता हो, तो हो गया नाराज। सोचा कि मैं उनको ऐसे छोड़ करके चला गया तो बाकी फ्रीडम फाइटर मुझसे डरेंगे नहीं, उनका इज्जत का सवाल था। तब उन्होंने क्या किया, 2 वार्डर को छोड़ दिया उनके कमरे में पीटने के लिए, और उन 2 वार्डर ने बाबा भान सिंह जी को इतनी बुरी तरीके से पीटा कि 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद बाबा भान सिंह जी भी शहीद हो गए। ऐसे सोलन जेल में जो 6 क्रांतिकारी शहीद हुए थे, 3 का जिक्र मैंने पहले किया था। फोर्स फीडिंग में डेथ हुआ था, महावीर सिंह, मोहित मोइत्रा और मोहन किशोर नामदास जी। बाकी 3 क्रांतिकारी ये भी थे। इन सभी का जो स्टैचू है सामने वीर सावरकर पार्क, वहां पे नजर आएगा। और एक बड़े क्रांतिकारी थे, नाम था उल्लासकर दत्ता जी। उल्लासकर दत्ता जी भी अलीपुर षड्यंत्र केस में ही अंडमान भेजे गए थे। वो भी पढ़े लिखे क्रांतिकारी थे। जिस दिन उल्लासकर दत्ता जी को तेज फीवर था, बुखार था, उस दौरान अंग्रेजों ने कड़ी धूप में ईंट बनवाने के लिए बाहर लेकर के भट्टी, और वहां जाकर के उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। तो वापस जेल में ला करके 8 घंटे का जो हथकड़ी दीवारों के साथ लगा करके रख दिया। शाम होते होते उल्लासकर दत्ता जी बेहोश हो गए और उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। तो अंग्रेजों ने उल्लासकर दत्ता जी को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। 1 हफ्ते के बाद पता चला कि उल्लासकर दत्ता जी पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। तो फिर से ट्रीटमेंट के लिए 1939
2018 उनको मद्रास हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद उल्लासकर दत्ता जी रिहा हो गए। उल्लासकर दत्ता जी का डेथ आजादी के काफी साल के बाद 17 मई 1965 में हुआ था, तब उनका उम्र था 80 साल। आज उल्लासकर दत्ता जी के नाम से 2 रोड है, एक आसाम के सिलचर में, दूसरा बंगाल में। सेलुलर जेल में सारे क्रांतिकारियों का रूम आइडेंटिफाई नहीं है, सभी का रूम बदलता था। तो वीर सावरकर जी का भी रूम बदला था। सावरकर जी इस जेल में रहे थे 10 साल, 1911 से लेकर 1921 तक। उसमें से कुछ साल उनको जो इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के कॉर्नर पे भी रखा गया था, जहाँ पे एक्स्ट्रा डोर भी है और उनके कमरे से फांसी कर ठीक दिखाई देता है। तो उनका मनोबल कमजोर करने के लिए जानबूझ करके वहां पे उनको रखा गया। सावरकर जी को श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में उच्च शिक्षा के लिए भेजा गया था, बैरिस्टर का पढ़ाई के लिए। उस समय उनका वहां पे मुलाकात हुआ था मदन लाल ढींगरा जी से, जिन्होंने 1 जुलाई 1909 कर्जन वैली का हत्या किया था। उनका साथ देने का इल्जाम भी लगा। फिर वहां पढ़ने के साथ साथ इंडिया हाउस में काम करने वाले कुक के हाथों से बॉम्ब बनाने का मैनुअल, किताबों के अंदर पिस्तौल हिंदुस्तान भेजा गया। इस वजह से उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट हुआ था 13 मार्च 1910 और उन्हें शिप से इंडिया लेकर के आ रहे थे। शिप का नाम था मोरिया शिप। मोरिया शिप 8 जुलाई 1910 जब मार्सेलस हार्बर के निकट से गुजर रहे थे, उस दौरान सावरकर जी ने जहाज का टॉयलेट का साइड का ग्लास तोड़ करके जंप किया वहां और तैर करके चले गए मार्सेलस हार्बर, फ्रांस। वहां फ्रांसीसी गार्ड्स ने पकड़ लिया, अंग्रेजों को हैंडओवर कर दिया। अंग्रेज सावरकर जी को हिंदुस्तान ले गए। केस चला, फैसला हो गया कि उनको अंडमान काला पानी भेजे। फिर सावरकर जी को अंग्रेज अंडमान लेकर के आए थे 30 जून 1911। जब लाए थे तो डरते थे, एक बार वहां से भाग गया, 2 बार ना भागे, इसलिए इतने कड़े पहरे में रखा कि उनके जो बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर जी, वो इसी जेल में थे, उनसे भी पहले। लेकिन दोनों भाई जो है 2 साल तक आपस में मिल नहीं पाए, एक ही जेल में रहते हुए। फिर जब बड़े भाई बीमार हुए थे, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, तब दोनों का मुलाकात हॉस्पिटल में हुआ था। फिर 1921 सावरकर जी को जेल से ट्रांसफर करवा दिया रत्नागिरी महाराष्ट्र। कुछ साल वहां पे नजरबंद रखने के बाद उनको रिहा कर दिया। उनका डेथ आजादी के 19 साल के बाद 26 फरवरी 1966 में हुआ था, तब उनका उम्र था 83 साल। तो जहां गर्मी के दिनों 10 मिनट हमारे लिए खड़े रहना मुश्किल है, उन्होंने अपना 10 साल सेलुलर जेल में गुजारा था। आज अंडमान का एयरपोर्ट उन्हीं के नाम पे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उनके कमरे में उनका तस्वीर है, एक बेड है, 2 कंबल है, खाना खाने का प्लेट है, पीने का पानी का पॉट है, जो मॉडल के रूप में रखा हुआ है। जेल अंग्रेजों ने बंद कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले। सितंबर 1937 से लेकर जनवरी 1938 सारे क्रांतिकारियों को ब्रिटिशर्स ने वापस मेनलैंड भेज करके 80 साल के बाद काला पानी का सजा पूरी तरीके से बंद कर दिया। काला पानी का सजा शुरू हुआ था अंडमान में 10 मार्च 1858 वाइपर आइलैंड से। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1939 और अंडमान में जापानी सैनिक आ गए 23 मार्च 1942। जापानी सैनिक अंडमान आ गए तो सारे अंग्रेज अंडमान से वापस लौट गए, कुछ रह के बाकी मैक्सिमम वापस लौट गए। तो अंडमान भी हो गया फ्री, क्योंकि जापानियों के साथ में थे इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष जी के फौज। लेकिन जापानियों का जो जुल्म था वो अंग्रेजों से ज्यादा हो गया। 1858 में जिन प्रिजनर को अंडमान भेजा था अंग्रेजों ने, उनको तो अंग्रेजों ने अंडमान ने बसा दिया था यहीं रहो। अब उनके जो जनरेशन थे उसमें थे पढ़े लिखे लोग, आईएनए के मेंबर्स भी थे और कुछ इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के मेंबर्स भी थे। जापानीज क्या सोचने लगे कि इनमें से कुछ लोग अंग्रेजों के साथ मिले हुए हैं या उनके लिए जासूसी कर रहे हैं। झूठे जासूसी के आरोप में काफी फ्रीडम फाइटर को जेल में बंद किया, खूब टॉर्चर किया और बहुतों को जेल से बाहर ले जाकर गोलियों से शूट भी कर दिया था। अब उसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अंडमान आए थे। नेताजी इंडियन नेशनल आर्मी के सुप्रीम कमांडर थे। उनका अंडमान 3 दिन का विजिट था, दिसंबर 29, 30, 31, 1943। 30 दिसंबर 1943 सुभाष जी ने सेलुलर जेल का विजिट किया था। फिर यहाँ से लौटने के बाद जेल से आगे को जाएंगे, फ्रंट में आगे को जाएंगे, 500 मीटर के करीब दूरी पर है जिमखाना मैदान और अंडमान क्लब। वहीं पे उन्होंने देश का पहला तिरंगा झंडा फहराया था और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 नाम भी दिया। अंडमान का नाम रखा था शहीद द्वीप, निकोबार का स्वराज द्वीप। आज यही दोनों नाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने आकर के नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड का रख दिया। आज नील आइलैंड का नाम है शहीद आइलैंड, हैवलॉक का नाम स्वराज हो गया। फिर 1 जनवरी 1944 सुभाष जी अंडमान से वापस लौट गए। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड 1945। अंग्रेजों का जो रॉयल एयर फोर्स है उन लोगों ने जापानी के ऊपर बमबारी की, जापानी भी हो गए सरेंडर, बिना शर्त 1945 वापस लौट गए। उसके बाद 1.5 साल अंग्रेज रहे, हिंदुस्तान आजाद हो गया 1947, तब अंडमान से अंग्रेज वापस लौट गए। और 1858 में जब अंडमान ने प्रिजनर को भेजना शुरू किया था तो यहाँ पे हर तरह के प्रिजनर आते थे और आने के बाद ये था जो आ गया, एक बार अंडमान सजा कंप्लीट हो या सजा में छूट मिले उसके बावजूद उनको मेन लैंड वापस नहीं भेजते थे, अंडमान में ही बसाते थे, जमीन देते थे, खेती बाड़ी करो और यहीं रहो। आज अंडमान के जो लोकल्स है उन प्रिजनर का ही जनरेशन है। सेलुलर जेल में जो क्रांतिकारी आए थे मैक्सिमम वापस लौट गए और कुछ फ्रीडम फाइटर अंडमान में भी सेटल हुए। ऐसे ही अंडमान का आबादी 1858 से शुरू होता है, उससे पहले अंडमान में आदिवासी ही रहते थे। एक्सप्लेन खत्म होता है। हम लोग अभी चलेंगे सेकंड फ्लोर, फिर आप लोग सेल सावरकर जी का सेल, उसके बाद टॉपिक फोटोग्राफी करेंगे। Let's move closer to the cell blocks of the jail. Adi, you heard the instruction, no? That you have to stay very close
The bridges you see here, connecting each block to the central part, were not the part of original design when the jail was operational. Instead, wooden planks were temporarily used to connect the block and were removed immediately after use. This was done to ensure that no prisoner could escape the jail. मतलब किसी वकील से हक जताने का ये इतना मौका नहीं मिला क्योंकि ये सब जैसे पाकिस्तान लोकल है दक्षिण में एमपी है सेकंड फ्लोर में सावरकर का दिखाएगा वो इसलिए जाएगा You can see how dark it is inside each cell. There are no windows, and prisoners had no way to communicate with each other. This design ensured complete isolation. सेकंड फ्लोर के लिए बोला ना Now we are going up in the same block. सावरकर का इधर है The last cell on this floor belonged to Veer Savarkar. This is where he was kept during his imprisonment in the cellular jail. yes beta this is the jail this was the door How slippery can it be? Not slippery. This is the cell of Veer Savarkar. Let's step inside and take a closer look at the space where he spent his days in imprisonment. इम्पॉसिबल हो गया जेल में Let's head back and move up to another floor to continue our exploration. ऊपर बस आजा बेटा बेटा होल्ड माय हैंड आउट
From here, you can enjoy a beautiful view of ocean and Rose Island. The site is serene, contrasting with the harsh history of this place. मम्मा पापा रुका मैं रेडी आ जाइए मैडम, आ जाइए, नीचे आ जाइए सर, नीचे आ जाइए। With this beautiful view, I end today's journey through the cellular jail. Thank you for joining me. तो हा मस्त